मैंने कल 6 और 7 का कंबाइन वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज आपके अलग अलग करवाऊंगी। तो मैंने वीडियो तो आपका एक साथ बना दिया था, क्योंकि सेम चीज़ थी, संज्ञा जो लेसन है वो आपको दोनों लोग का था। तो आज आपको एक्सरसाइज इसकी करनी क्लास 7 की। तो आप क्लास 7 का देखिए बुक, पहले लास्ट में आप देखते हैं हमने सीखा, मैं हमेशा इस पर जोड़ देती हूँ कि इसको आप ज़रूर रिवीजन किया करिए, इसको रिपीट करके बार बार पढ़ा करिए। इससे आपको पूरे जो चैप्टर होता है उसका निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपको देखिए 4 पॉइंट्स, आपके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, अवस्था या गुण के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका संज्ञा किसे कहते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। फिर है जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी विशेष व्यक्ति, यानी जो शब्द है वह किसी एक के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए है, वस्तु अथवा स्थान या व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, किसी विशेष के लिए है, बल्कि उससे पूरे समूह का, पूरी जाति का बोध नहीं होता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तीसरा पॉइंट है आपका संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। ये आपने चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया है कि संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। और फिर आपका है अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक तथा समुदायवाचक। ये भी मैंने आपको कल समझा दिया था, द्रव्यवाचक क्या है, समुदायवाचक क्या है। ये हम इंग्लिश ग्रामर से प्रभावित होकर हिंदी में इसको जोड़ दिया गया है। फिर है भाववाचक संज्ञाएं निम्न शब्दों से बनाई जाती हैं। मैंने कल भी आपको बताया था 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं ये भाववाचक संज्ञाएं। तो यहाँ फिर एक बार देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से तथा अव्यय शब्दों से। इन 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है संज्ञा के भेद हैं। तो संज्ञा के यहाँ आपके 3 पे टिक करना है, क्योंकि व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक ये 3 संज्ञाएँ आपके मुख्य हैं। तो ये आपका 3 यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। फिर है आपका दूसरा, समूह का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो समूह का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समुदायवाचक। जी हाँ, यही समुदायवाचक है आपका सही है, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके जो हैं द्रव्यवाचक और भाववाचक हैं, तो आपका समुदायवाचक ऑप्शन ही सही होगा। फिर है मधुर की भाववाचक संज्ञा है। तो मधुर की भाववाचक संज्ञा यहाँ पे माधुर्य होगी। यहाँ पे मिठास भी दिया हुआ है, लेकिन मिठास जो है मीठा का भाववाचक होता है और मधुर का भाववाचक माधुर्य ही होता है। फिर है ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो ईमानदारी एक भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा पे आप टिक करेंगे। तो आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। एक और देखिए, इसमें 5वां आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन में एक क्वेश्चन और बचा है, जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के सभी पदार्थों का बोध हो उसे कहते हैं। तो आप जानते हैं ये जातिवाचक संज्ञा होती है, जिसमें एक प्रकार के कई पदार्थों का बोध होता है। तो ये आप पहला ऑप्शन आपका है जातिवाचक संज्ञा, ये आपका सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने 3 शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 प्रकार की संज्ञा, तीनों संज्ञाओं के नाम दिए गए हैं। आपको तीनों प्रकार की संज्ञाओं से 3 शब्द लिखने हैं। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले लिखना है। तो व्यक्तिवाचक में आप लिख सकते हैं, किसी का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप राम लिख सकते हैं। फिर आप रामायण लिख सकते हैं, जो कि पुस्तक का नाम है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक है। फिर आप किसी शहर का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे गोरखपुर लिख सकते हैं आप।
आप दिल्ली बॉम्बे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने गोरखपुर लिख रही हूँ। तो ये हो गया आपका स्थान, एक व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ आपकी 3 हो गई। फिर आपको जातिवाचक संज्ञा लिखनी है। तो जातिवाचक संज्ञा में आपके आ गए, जैसे नदी आ गई, पुस्तक हो गया आपका, और शहर आप लिख सकते हैं। तो आपकी जातिवाचक 3 संज्ञाएँ होंगी, नदी, पुस्तक और शहर। नदी में कई नदियाँ होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये कोई भी नदी हो सकती है। तो ये नदी से हमें एक ही प्रकार की कई नदियों का बोध होता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अभी आपने व्यक्तिवाचक में ऊपर रामायण लिखा, अब नीचे जातिवाचक में पुस्तक लिख रहे हैं। तो पुस्तक में रामायण भी आ सकती है, गीता भी आ सकता है, आपकी पाठ्य पुस्तक, आपकी क्लास की पुस्तक भी आ सकती है, जो आप डेली पढ़ते हैं उसमें कोई भी पुस्तक आपकी हो सकती है। अगर हम कहते हैं बायोलॉजी की पुस्तक लाओ तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, लेकिन अगर हम कहते हैं अपनी पुस्तकें निकालो तो वो जातिवाचक होती है। इसी तरह जैसे आपने ऊपर गोरखपुर नाम लिखा या कुछ भी लिखा हो, दिल्ली लिखा हो, बॉम्बे लिखा हो, कोई भी शहर या देश लिखा हो, लेकिन अगर आप शहर लिखते हैं तो वो जातिवाचक हो जाता है। अगर आप किसी शहर का पर्टिकुलर नेम लिखते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। अब आपको भाववाचक संज्ञाएँ लिखनी हैं। तो आप जानते हैं भाववाचक संज्ञाएँ जातिवाचक संज्ञाओं से बनती हैं और 5 प्रकार के शब्द, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से, इस तरह से 5 प्रकार के शब्दों से जो बनती है। तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिठास, हंसी लिख सकते हैं, और महानता लिख सकते हैं, या बचपन लिख सकते हैं। तो यह हो गया आपका 2 क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब 3rd क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं जिनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनाने हैं। तो कल मैंने आपको बहुत सारे दिखाए थे उदाहरण, और आपको समझाया भी था कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए गरीब शब्द है, तो इससे आप गरीबी लिखेंगे। फिर है निज, तो इसका हो गया निजता। ऊंचा का ऊंचाई हो जाएगा। फिर अपना है तो अपना का अपनापन होगा, यहाँ भाववाचक अपनापन हो गया आपका। फिर मीठा शब्द है तो इसका मिठास बनेगा भाववाचक संज्ञा। ये देखिए मीठा का मिठास हो गया। फिर उदार का उदारता लिखेंगे। फिर पराया है तो पराया का परायापन भाववाचक बनता है। बुरा का भाव बुराई होगा, बुराई भाववाचक संज्ञा। फिर चालाक का चालाकी होगा। फिर आलसी शब्द है जिसका आलस्य हो जाएगा आपका भाववाचक। फिर है ये निपुण, तो निपुण का भाववाचक निपुणता होगा यहाँ पे। ये तीर जो है ये गलत शब्द हमारे ख्याल से यहाँ पे आ गया है, तो इसका आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे तीर का कोई भाववाचक नहीं बन सकता है। तीर ऐसा शब्द नहीं है जिसका कोई भाव होता हो, ये शब्द वस्तु का नाम है, इससे कोई भाववाचक संज्ञा नहीं बन सकती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा छांटिए और उसके भेद लिखिए। तो
तो यहाँ पे देखिए पहला वाक्य है आपका, ईमानदारी एक अच्छा गुण है। तो यहाँ पे आप ईमानदारी संज्ञा लिखेंगे। ईमानदारी एक संज्ञा शब्द है। यह एक भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे संज्ञा के भेद में आप भाववाचक लिखेंगे। भाववाचक संज्ञा हो गया आपका ये। फिर है दूसरा आपका, हिमालय बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पे हिमालय एक संज्ञा शब्द आप लिखेंगे। और हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे पर्वत या पहाड़ होता तो वो जातिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर हिमालय का नेम लिया गया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। फिर है सोना बहुत महंगा है। तो यहाँ पे आपको दो और संज्ञाएं पढ़ाई गई, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये सोना जो है द्रव्यवाचक में आप लिखेंगे सोना, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आप इसको डालेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा है, सोना बहुत महंगा है। तो यहाँ सोना हमने संज्ञा शब्द में लिखा और सोना द्रव्यवाचक, इसका भेद हो गया। मैदान में सभा हो रही है। तो यहाँ पे मैदान शब्द जो है वो संज्ञा है आपका मैदान। फिर इसका भेद आप लिखेंगे जातिवाचक, क्योंकि यहाँ किसी मैदान का नाम नहीं दिया गया है। मैदान की कोई भी हो सकता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। फिर है गंगा का जल पवित्र माना जाता है। तो गंगा एक नदी का नाम है, जो कि सिर्फ एक नदी के लिए गंगा का नाम प्रयोग होता है। तो ये गंगा यहाँ पे संज्ञा हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लिखेंगे यहाँ पे। ये पांचवा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम देखते हैं बुक में। संज्ञा किसे कहते हैं आप भली प्रकार से जानते हैं, लेकिन हम बुक में इसको टिक करवा देते हैं। किसी व्यक्ति, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 37, पहला लाइन है आपका, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव या अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये फर्स्ट लाइन है आपकी बुक की, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये यहाँ तक कहलाते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप एग्जाम्पल देंगे, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं पूछा गया है, तो बस आप इतना ही लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका पूरा डिफिनेशन आपको मिलेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लीजिए, प्रॉपर नाउन, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे आप दो एक एग्जाम्पल भी रख सकते हैं अपने बुक से ही, या कोई अदर एग्जाम्पल भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 37 पे ही फर्स्ट नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पूरा आपको डिटेल में यहाँ तक लिखना है। यही आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा दीजिए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, और आपके बुक में भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेन संज्ञाओं, तीन संज्ञाओं से अलग आते हैं दोनों, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आप लोगों ने इंग्लिश में इसको अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आता होगा। तो यही मटेरियल नाउन यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में कहा जाता है।
जहाँ पे जिस संज्ञा शब्द में किसी धातु पदार्थ अथवा द्रव्य का ज्ञान हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा थर्ड लेसन का। इसको आपको कॉपी में करना है, अपने फेयर कॉपी में, इसको बुक में नहीं करना है। मैं हर चैप्टर के बाद यही बताती हूँ कि फेयर कॉपी में आप अपने चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर के साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये 3 ही क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ये द्रव्यवाचक यहाँ से आप लिखेंगे, ये है इसका आंसर। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके हो गए कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट डे में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। थैंक यू, गुड डे।